हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैंने जैसे कि अब तक आपको मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से करा रही थी, बट किसी स्पेशल बुक से नहीं, अपने नोट से करा रही हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, हमने सबके बारे में देखा था। यूरोपियन कंपनीज में जैसे ये पुर्तगाल की कंपनी आई थी, डचेस आए थे, ये सब आए थे, फ्रेंच आए थे, तो फ्रांसीसी मतलब। तो इनके साथ में युद्ध लड़ा था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स ने। और सबको यहाँ से बेदर कर दिया था। बेदरा का युद्ध हुआ था, वॉन्डिवोश हुआ था फ्रांसीसी से। ऐसे सबसे इन्होंने युद्ध करके इनको यहाँ से हटा दिया था। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया, अब मैं ब्रिटिशर्स नहीं बोलूंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो यहाँ पर अब इंडिया के अंदर बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई थी, बिल्कुल बन गई थी। अब उन्होंने अपनी पावर शो करनी शुरू कर दी थी। अब हम इससे आगे का देखते हैं। देखो 1600 एडी से 1700 एडी के बीच का टाइम पीरियड जो था, उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा था कि हमारा मोटिव यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्रेड है, प्रॉफिट है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर आने का मोटिव। और उन्होंने स्लोगन भी दिया था। क्या दिया था? भूभाग नहीं, हम व्यापार के लिए आए हैं। भूभाग नहीं, व्यापार के लिए। नॉट द लैंड बट द ट्रेड। ठीक है। बट इसीलिए ही उन्होंने क्या किया था? फैक्ट्री ओपन की थी अपनी। कहाँ कहाँ? सूरत में, मद्रास, कलकत्ता में। इम्पोर्टेंट सेंटर थे ये, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड थे। 18वीं सेंचुरी के अंत तक सूरत की जगह किसने ले ली थी? बॉम्बे ने ले ली थी। तो सूरत की जगह पर क्या आ जाएगा? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ये मैंने आपके लिए पहले से ही लिख लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। 17वीं सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तीन प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली थी। देखो जो अभी बताया मैंने, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। देखिए जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, तो ये उन्होंने प्रेसिडेंसी बना ली अपनी। प्रेसिडेंसी क्या होती है? सेटलमेंट। जिन जिन स्टेट से उन्होंने सेटलमेंट करके अपना व्यापार शुरू किया था। तो मद्रास में जो उन्होंने अपना जो व्यापार शुरू किया, या वहां पे अपना एक किला बना लिया था, तो उस किले का नाम रखा गया था मद्रास वाले का फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इस फोर्ट का नाम मद्रास वाले का, बॉम्बे वाले का कोई नाम नहीं मिलता है। बट जो कोलकाता में जो उन्होंने फोर्ट बनाया था, फोर्ट सेंट विलियम के नाम से उन्होंने बनाया था। ठीक है। जो कोलकाता का फोर्ट, कोलकाता मिलकर बनाया। कोलकाता किस किस से मिलकर बना था? गोविंदपुरी से, सुतानाती से, कोलिकाता से। इन तीनों को मिलाकर अब जो हमारा मॉडर्न कलकत्ता है वो है। और कलकत्ता का जो संस्थापक था वो कौन था? जोब चारनॉक। ठीक है। इसने कलकत्ता की स्थापना की थी। ओके, समझ गए। मद्रास वाले का क्या था? ये याद नहीं रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास वाले का तो जॉर्ज था और कोलकाता वाले का था विलियम। ठीक है, विलियम। कोलकाता वाले का विलियम और मद्रास वाले का जॉर्ज। ओके, अब देखो हम शुरू से देखते हैं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। किससे मिलने? जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ? आगरा। ठीक है, ये आगरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है D++ में।
जनरल पेपर में ये आया हुआ है। और विलियम हॉकिंस से जहांगीर इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उनको 400 का मनसबदार बना दिया था और उनको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस। आप याद कर सकते हो, ये हॉकिंस जो है कुकर, उससे याद रख सकते हो कि उसको इंग्लिश खान की उपाधि भी मिली थी। 1608 में वो आया था और आगरा आया था। कहाँ आया था? आगरा। अब देखो 1608 के बाद 7 इयर्स के बाद में कौन आया? 1615 में सर थॉमस रो आए थे और जहांगीर से वो मिले थे। कहाँ? अजमेर में मिले थे। कहाँ मिले थे? अजमेर में। देखो रो तो कहाँ मिले हैं? अजमेर में मिले हैं। और हॉकिंस कहाँ मिले हैं? आगरा में मिले हैं। ठीक है। अब देखो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर, अब कंपनी वाले चाहते थे कि हमें टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिल जाए, मतलब हमें टैक्स ना देना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। तो वो उनको जो मिला, ये चांस मिला, कब मिला? जब 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर बीमार हुए थे और उनको एक कंपनी के डॉक्टर ने बचा लिया था। तब उन्होंने कंपनी को क्या किया था? बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक खर्च पर शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया था। मतलब कि कंपनी वाले सिर्फ और सिर्फ 1 साल का 3000 रुपए देंगे और पूरा साल आराम से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये उनको एक राइट मिल गया था। चूंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब डेड इन 1707। उसके बाद में भारत में अनेक राज्यों ने अपना सर उठा लिया। अनेक राज्य कहने लगे हम तो भाई इंडिपेंडेंट होंगे, हम तो स्वतंत्र होंगे, हम क्यों माने इन राज्यों को, हम क्यों माने इन राजा को। अलग अलग सब ने विद्रोह कर करके या अपना अलग राज्य बना लिया। देखो बंगाल को किसने आजाद मान लिया? किसने अपना अलग राज्य बना लिया बंगाल को? मुर्शीद कुली खान। ये बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को अलग राज्य बना दिया। अवध को किसने बना दिया था? सादत खान। उसका टाइटल था बरहान उल मुल्क। ठीक है, बरहान उल मुल्क उसका नाम क्या था? जिसने अवध को स्वतंत्र कराया या फिर अलग राज्य घोषित कर दिया था, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, वो था सादत खान। हैदराबाद को किसने किया था? चिनक्लिच खान ने। हैदराबाद को किसने किया था? चिनक्लिच खान, जिसकी उपाधि क्या थी? निजाम उल मुल्क आसफ जहां। हैदराबाद में चिनक्लिच खान के नाम से याद कर सकते हो। देखो बंगाल को किसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया? मुर्शीद कुली खान ने। अवध को सादत खान ने और हैदराबाद को चिनक्लिच खान। ठीक है, निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने। आगे देखो मैसूर को किसने किया था स्वतंत्र राज्य घोषित? हैदर अली ने। मैसूर को हैदर अली ने। ये यहाँ से आप जानते होंगे, मैसूर में हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, ये याद रखो आप। मराठा को किसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? छत्रपति शिवाजी। और उसके बाद में जब शिवाजी की डेथ हो जाती है तब पेशवा। ठीक है, पेशवा ने। सिख को किसने? गुरु गोविंद जी ने। और जाट राज्य को किसने घोषित किया था? चूड़ामन या सूरजमल जाट या चूड़ामन जाट, इसके नाम से आप जानते थे। और ये राजा आपस में क्या करते रहते थे? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था, अब इनके बीच में संघर्ष चलने लग गया था। तो आप सब तो जानते ही हो कि जब घर की लड़ाई होती है तो बाहर वाले फायदा उठाते हैं। तो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा किसने उठाया? ECI ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाया। आगे देखो टैक्स फ्री ट्रेड राइट क्या? जब 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी वालों को, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को ये टैक्स फ्री ट्रेड राइट दे दिया था, मतलब कि 3000 रुपए प्रति वर्ष के
शुल्क मुक्त व्यापार करने का उनको एक राइट दे दिया था, तो उन्होंने क्या किया, उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। कैसे कैसे क्या, जो कंपनी वाले थे वो अपनी पर्सनली भी जैसे सामान को बेचते थे, तो क्या करते थे, एक तो सामान खरीद लेते थे, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, उस ऊपर से जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, जैसे पोर्ट से उसको भेज दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर ही, तो अलग से कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती थी। तो क्या होने लग गया था, राजाओं के लिए, राजा का रिवेन्यू लॉस होने लग गया था। ठीक है, रिवेन्यू लॉस होने लग गया था। तो बंगाल के नवाब क्या इस चीज को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। बंगाल के नवाब ने इस टैक्स फ्री ट्रेड राइट के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये अब नहीं मिलना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को इतना मिल गया है, उनको अधिकार मिल गया कि भाई अब तुम बंगाल में फ्री कर सकते हो ट्रेड, तो अब वो उसको छोड़ेंगे। बंगाल तो पहले ही बहुत अच्छा और बहुत ही फेमस जगह थी, जहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती थी। ठीक है, तो अब होंगे युद्ध यहाँ पर, जब बंगाल के नवाब को उनकी ऐसे ये रिवेन्यू टैक्स की चोरी करना और ये सब पता चलेगा, तो अब युद्ध होंगे। क्या होगा, सबसे पहला युद्ध होगा 1757 में। देखो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल को आजाद करवाया था किसने? मुर्शीद कुली खान ने। उसका बेटा हुआ था अलीवर्दी खान और उसका बेटा हुआ है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी, इसकी जो डेट है वो आई हुई है, इसकी जो डेट है वो आई हुई है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 23 जून 23 जून 1757। तो 1757 को तो सबको याद रहती है, बट ये आई हुई थी 23 जून 1757, ये याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी। तो उसमें कौन कौन लड़ते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। क्लाइव जो चालाक होते हैं, ऐसे याद कर लो, जो चालाक होते हैं क्लाइव धूर्त होते हैं। तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराज को क्या कर दिया भाई? धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है, तो फिर किसको बना दिया गया राजा? मीर जाफर को बना दिया। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जो मारे गए किसकी वजह से? मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को आजाद करवाया था, उसके बाद अलीवर्दी खान आए थे, उसके बाद सिराजुद्दौला बने थे नवाब, उसके बाद मीर जाफर बने थे, मीर जाफर, और उसके बाद मीर कासिम। मीर जाफर को लगा था कि अगर मैं इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को पैसे देता रहूंगा तो क्या ये यहाँ से चले जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में। बट क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बंगाल को छोड़ेगी वैसे? तो उन्होंने जाने से मना किया और वो इनके दरबार में, मीर जाफर के दरबार में भी पर्सनली इंटरफेयर करने लग गए। तो इस सब से परेशान होकर मीर जाफर ने जब आवाज उठाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था, उसको राजा बना दिया, उसको नवाब घोषित कर दिया। बट मीर कासिम ने धीरे धीरे आवाज उठाई और युद्ध कर दिया उनके खिलाफ। तो मीर कासिम, अब दूसरा युद्ध होगा मीर कासिम भारत के लोगों के साथ में होगा, मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब की बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम के साथ में कौन कौन थे? देखो मीर कासिम के साथ में एक तो मीर कासिम था, एक शाह आलम द्वितीय। ये कौन था? शाह आलम द्वितीय कौन था? शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट थे ये शाह आलम द्वितीय। और शुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक है, तो अब ये इस युद्ध का नाम होगा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये कब लड़ा जाएगा? सबको पता है, अक्टूबर 1764 में।
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सबको पता है, बट अक्टूबर ये याद रखना है, ठीक है। वो था 23 जून, ठीक है, और ये है अक्टूबर, ठीक। बट ये युद्ध भी इंडिया वाले हार जाते हैं। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिकार ले लिया। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल किसको मिल गए? उसको वहां का दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक राजस्व होते हैं, ठीक है, और एक होता है लॉ एंड ऑर्डर का, निजामत का अधिकार होता है, एक तो निजामत का अधिकार, और एक होता है दीवानी का अधिकार, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। तो राजस्व धन पैसे वाला जो टैक्स कलेक्ट करने का तो किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। एंड लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के नवाब को दे दिया। तो क्या वहां पर शांति बनेगी? ऐसे नहीं बन सकती थी। तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन का आरंभ हुआ, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल में कब आई? 1765 में। और कब तक रही? 1765 से 1772 तक रही थी ये, ठीक है। 1765 से 1772 तक द्वैध शासन, मतलब कि दो शासकों के बीच में शासन रहे, ठीक है। देखो, बंगाल के नवाब के पास में, मतलब बंगाल के नवाब के पास में तो दे दिया था, क्या दे दिया था भाई? मीर कासिम। और ये इनके पास में दे दिया था निजामत का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर के पास में, और अपने पास में रख लिया था क्या रख लिया था? राजस्व का, कलेक्शन का। तो इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा गया है। किसने कहा है ये? पीरियड ऑफ शेमलेस एंड ब्लंडर, ठीक है, प्लंडर। ये किसने कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने कहा था, पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। बेशर्मी और लूट का काल, ये क्वेश्चन आया हुआ है D++ में। और जो एक इंडियन राइटर हुए हैं के एम पणिकर ने इसको डाकू राज्य कहा है, ठीक है, डाकू राज्य बोला है, डकैत स्टेट बोला है। किस टाइम पीरियड को? 1765 से 1772 के टाइम पीरियड को, द्वैध शासन काल को। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, फेमाइन पड़ गया, जिससे बंगाल की 1/3 आबादी, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल समाप्त हो गई, मर गई, ठीक है, मर गई थी। फिर भी उनको, अंग्रेजों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जमीन पर लगाया था, भूमि पर टैक्स लगाते थे वो, ना कि फसलों पर, ठीक है। आगे बढ़ते, तो यहाँ हमारा बंगाल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया है। अब हम पढ़ते हैं एंग्लो वर्सेस मैसूर वॉर, मैसूर। हमने अब तक पढ़ा था एंग्लो वर्सेस बंगाल वॉर, और अब पढ़े हैं आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे हम। मैसूर को किसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? हैदर अली ने, ठीक है। तो अब युद्ध किस किस के बीच में होगा? हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। कब से कब तक होगा ये? देखो, 1767 से 1769, ठीक है, 2 साल रहा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें क्या हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। इसमें क्या हुई थी? मद्रास की संधि। और इसमें कौन जीत गया था? हैदर अली जीत गए थे इसमें। फिर आगे होता है कुछ सालों का गैप, 1780 से 1784 तक युद्ध होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में युद्ध होता है। इसमें होती है मैंगलोर की संधि होती है। किसकी? मैंगलोर की संधि होती है इसमें। क्या है? मैंगलोर की संधि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हैदर अली मारा जाता है, हैदर अली मारा जाता है इसमें। 1782 में ही, युद्ध के बीच में ही हैदर अली मारा जाता है। और कौन बनता है उसका बेटा? टीपू सुल्तान बनता है। टीपू कौन? सुल्तान बनता है, ठीक है। तो अब युद्ध किस किस के बीच में होगा? टीपू और अंग्रेजों के बीच में होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होगा। देखो, टीपू ने क्या किया था? फ्रांसीसियों से दोस्ती की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में टीपू वैसे ही उनका दुश्मन बन गया था। तब उन्होंने क्या किया था? 1790 से 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुई थी?
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जो उनकी राजधानी थी उसकी संधि हो गई थी। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी? 1792 से 1790 से 92 में, ठीक है। बट जब ये टीपू सुल्तान बना था और ये जो दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 84 में, तब बीच में ही जो हैदर अली मर गए थे, तब एक और युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध, बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। इसमें 1782 में अब युद्ध हैदर अली वर्सेस आयरकूट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही होगा, आयरकूट, उनसे लड़ते हैं। और जो थर्ड बैटल है, थर्ड बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस, ठीक है, गवर्नर जनरल बना था। थर्ड बैटल में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। एंड टीपू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड वेलेस्ली लड़ता है फोर्थ युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। इसमें 1799 में टीपू मारा गया था और ये युद्ध होता है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अगर आपसे पूछा जाए बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1799, ठीक है, 1799। बट आपसे पूछा जाए कि वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो आप बताओगे थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर युद्ध, और कब हुआ था? 1790 से 1792 में हुआ था, ठीक है। 1792 में हुआ था। टीपू के बाद क्या हुआ था? टीपू के बाद मैसूर से सहायक संधि कर ली गई और मैसूर का राज्य वाडियार वंश को सौंप दिया गया, जिससे सब्सिडेंसी अलायंस ट्रीटी की गई, मतलब कि सहायक संधि कर ली गई थी, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे ये चैप्टर होता है अभी थोड़ा खत्म। आज की हमारी क्लास भी ओवर होती है और कल मिलती हूँ इसके बाद। अभी आज हमने किया था एंग्लो बंगाल वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर किया है हमने। कल हम करेंगे एंग्लो मराठा वॉर करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में 3 ही इतने बड़े बड़े स्टेट थे जिनसे उनको युद्ध करने की जरूरत पड़ी, और तो छोटे छोटे थे, उनसे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी कुछ नीतियां अपनाई जिसके तहत वो छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर लेते रहे, जैसे कि सहायक संधि हो गई या विलय की नीति हो गई। ऐसे उन्होंने अपने अंडर मिलाते गए वो छोटे छोटे राज्यों को, ठीक है। तो गाइस, हम कल मिलते हैं एंग्लो मराठा वॉर के साथ में। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।